की, भारत माता की जय। बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। 71वें गौचर मेले के आज उद्घाटन अवसर पर अभी आप लोगों ने जिनको सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष और लगातार इस क्षेत्र में विकास के लिए प्रयत्न करने वाले आदरणीय महेंद्र जी, आज के इस कार्यक्रम में हम सबके साथ अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, इस कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भोपाल राम टम्टा जी, रुद्रप्रयाग क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, उपाध्यक्ष जलागम प्रबंधन भाई रमेश गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मैकुरी जी, नगर पालिका गौचर की अध्यक्ष बहन अंजू बिष्ट जी, ब्लॉक प्रमुख कर्णप्रयाग चंद्रेश्वरी रावत जी, अध्यक्ष नगर पालिका कर्णप्रयाग बहन दमयंती रतूड़ी जी, पूर्व विधायक थराली मुन्नी शाह जी, मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में नीचे भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, भाई गजेंद्र रावत जी, पीसीबी के चेयरमैन दिनेश डिमरी जी, संदीप रावत जी, रिपुदमन सिंह रावत जी, रामचंद्र गौड़ जी, श्री कुलदीप सिंह वर्मा जी, ब्लॉक प्रमुख गैरसैंण शशि सोरियाल जी, बहन डॉक्टर हिमानी वैष्णव जी, नगर पंचायत अध्यक्ष नंदप्रयाग लक्ष्मी प्रसाद पंत जी, पोखरी के अध्यक्ष रमेश पड़वाल जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पीपलकोटी श्री राकेश कुमार डिमरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री भवन नौटियाल जी, श्री राजेंद्र सगोई जी, पूर्व प्रमुख श्रीमती चंद्रकला तिवाड़ी जी, श्री विक्रम सिंघवाल जी, श्री सुभाष रमोला जी, विनोद नेगी जी एवं व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष जी, आए हुए सभी हमारे ग्राम प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी श्री हिमांशु जी, रेखा जी, एसपी एवं सभी प्रशासन के लोग और विभिन्न विभागों से आज जो इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी विभागों के कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज भगवान बद्रीनाथ जी और गोपीनाथ जी की इस पवित्र भूमि में आकर स्वयं को बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। जैसा कि आदरणीय महेंद्र जी ने बताया, यहाँ पर पिछले वर्ष भी मुझे आप सबके बीच में इस मेले में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज फिर से आप सबके बीच में आया हूं। मैं सबको, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं और आप सब लोगों ने बड़ा स्वागत और अभिनंदन भी हम लोगों का किया है। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मेला बहुत ही हमारा पौराणिक व्यापारिक मेला है। 1943 में सबसे पहले ये आयोजित किया गया था। तब से लगभग हर वर्ष एक ही तारीख को, 14 तारीख को ये मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है और 1943 से लेकर अब तक लगातार जो इसका आयोजन होता है, निरंतरता से जो आप सब लोग बड़ी धूमधाम से इस मेले का आयोजन करते हैं, सभी लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इस मेले से बहुत अपने क्षेत्र के लोगों का, आसपास के लोगों का और पहले तो तिब्बत के लोगों का भी
लगातार इस मेले से जुड़ाव रहा है। और जब ये मेला प्रारंभ हुआ था उस समय भारत और तिब्बत के बीच व्यापार खुला हुआ था और हमारे यहाँ से व्यापार मुख्य रूप से हमारे भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता था और तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में सभी लोगों का रहना भी था, निवास स्थान भी था और व्यापार भी था। प्रारंभ में गोचर मेले में भोटिया जनजाति के लोगों को अपने कलात्मक जो अनेकों एक से एक अच्छे उत्पाद पहले से ही जो बनाते आए हस्तशिल्प के, ऊनों के, उसने बेचने में बहुत मदद की। और देश की आज़ादी के बाद गोचर मेला सरकार द्वारा एक औद्योगिक और सांस्कृतिक मेले के रूप में आयोजित किया जाने लगा। यह विशिष्ट और ऐतिहासिक मेला हमारे लिए बहुत ही महत्व का मेला है और हमारे राज्य के जितने भी मेले आयोजित होते हैं उन मेलों में अगर हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का सांस्कृतिक रूप से और व्यापारिक रूप से, औद्योगिक रूप से अगर किसी मेले को सर्वाधिक मान्यता है तो उसमें से हमारा गोचर का मेला है। और इसमें मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है क्योंकि मैं पूछता भी हूँ कि कितने विभागों के द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया जा रहा है, तो राज्य सरकार के अधिकांश विभाग इस मेले में प्रतिभाग करते हैं। भाइयों बहनों, मेले ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ये इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुषी रंग होते हैं उसकी तरह ही होते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे साधन हो गए, बहुत सारे संसाधन हो गए। टेलीविजन पर ही हमको सब प्रकार की जानकारियां मिल जाती हैं, इंटरनेट आसान हो गया है, संचार के साधन आसान हो गए हैं। लेकिन पहले के समय में जब ये इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उस समय ये मेले एकमात्र साधन हुआ करते थे जो हम सबको एक दूसरे से मिलाने का काम करते थे। हमारे जीवन में ताजगी और उत्साह भरने का काम हमारे इस प्रकार के मेले किया करते थे। मेले और उत्सव ये इस प्रकार के आयोजन हैं, ये हमारी, इससे जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को भी प्रचार का, प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम यहाँ पर मिलता है, बल मिलता है। वहीं हमारी नई पीढ़ी भी हमारी जो समृद्ध, जो सांस्कृतिक धरोहर रही है, जो हमारी विरासत रही है और हमारी जो परंपराएं रही हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। भाइयों बहनों, ये मेले कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसको बुनने में भी बहुत मदद करता है और सामाजिक और जो व्यवहारिक दायरा है वह भी इन मेलों के माध्यम से बढ़ता आया है। हमारे देश में और विशेष रूप से उत्तराखंड में अधिकतर मेले सांस्कृतिक जो मेल मिलाप है उसका एक माध्यम रहे हैं। और गोचर का जो मेला है वो विशेष है क्योंकि ये मेला जहां सांस्कृतिक रूप से अपनी एक छटा बिखेरता है, वहीं आर्थिकी को मजबूत करने का भी, यानी कि व्यापार को भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सहायता करता है। एक और जहां इस मेले में हमारी जो झांकियां हैं वो उत्तराखंड की विशिष्ट बहुआयामी जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को दर्शाती है, वहीं हमारे सरकार के अधिकांश विभागों के द्वारा जो काम राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं या जिन कामों को किया जा रहा है उनको दर्शाया भी और प्रदर्शित भी किया जाता है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार राज्य स्थापना के 23 साल पूरे हो गए। इन 23 सालों में हर बार चुनाव होता था, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में सरकार बदल जाया करती थी। पहली बार आप सबके आशीर्वाद से हमको लगातार दूसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और डबल इंजन की जो सरकार है वो प्रदेश के विकास के हर क्षेत्र में काम कर रही है, हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है, जो राज्य का घरेलू सकल उत्पाद है उस राज्य के घरेलू सकल उत्पाद को बढ़ाना, जिसके लिए औद्योगिक विकास हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अभी आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने यहाँ से बताया
मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। हम लोगों ने भी डेस्टिनेशन उत्तराखंड, एक डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया था और भाइयों बहनों उसको आगे बढ़ाया। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमने ये काम शुरू किया। जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एक वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। हम देश में विदेश में अनेकों स्थानों पर लोगों के बीच में गए और उनको हमने ये बताया कि उत्तराखंड में कितने प्रकार की विशेषताएं हैं, कितना एक यहाँ का जो हमारा पर्यावरण से लेकर तमाम प्रकार की जो संभावनाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारे यहाँ पर मैदान भी है, पहाड़ भी है, पहाड़ों में भी हम किस प्रकार के कामों को बढ़ा सकते हैं। जैसा अभी भट्ट जी ने बताया कि इस बार की जो यात्रा हुई है, वो यात्रा हमारी पिछले साल से 12 लाख ज्यादा हो गए अभी तक। आप सोचिए, हर साल बढ़ रहे हैं। और हम लोगों के बीच में गए, हमने कहा कि आइए उत्तराखंड में आप निवेश करिए, उत्तराखंड के अंदर अपना उद्योग लगाइए, पहाड़ों में आप अपना व्यापार बढ़ाइए, उद्योगों को लगाइए। और हमारे सभी नौजवान भाई बहनों को, जो हमारे नौजवान भाई काम करने के लिए देश दुनिया के दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, उनको हमारे घर पर ही काम मिलेगा, हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेंगे, हमारे यहाँ की आर्थिकी बढ़ेगी। और उस काम को बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में गए और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमारा सम्मेलन 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हमारे 1,25,000 करोड़ के निवेशकों के करार आ चुके हैं अभी तक और ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। और जो निवेशकों की लंबी लाइन लगी हुई है और हमने कहा है हम उन्हीं निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो हमारे यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का काम करेंगे, उत्तराखंड राज्य के जो हित में होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इन सब के लिए जो हमारा बुनियादी ढांचा है, वो बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रोपवे कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ ऊर्जा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष रूप से हम ध्यान कर रहे हैं, विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। और प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद यहाँ पर जो 4 धाम सड़क परियोजना बनी, उसके कारण से पहले का समय कैसा था, अब लोग ऋषिकेश से चलते थे और बद्रीनाथ पहुंचने में पूरा दिन लग जाता था 14 घंटे 15 घंटे लग जाते थे और एक दिन में यात्रा भी नहीं हो पाती थी। अब तो ऋषिकेश से चलते हैं, बद्रीनाथ जी कब पहुंच गए पता ही नहीं लगता है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग तो बहुत ही आसान है, वो तो 3-4 घंटे में ही पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग तक। श्रीनगर तक तो और 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। क्यों भरत भाई साहब, ऐसा ही है। तो इस प्रकार का काम और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम, 125 किलोमीटर की जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, वो तेजी से काम हो रहा है और ये पूरा होते ही इस क्षेत्र के लिए ये ऐसा काम होगा। और ये भारतवर्ष की पहली परियोजना ऐसी है जो 125 किलोमीटर की है और 104 किलोमीटर टनल पर ही जा रही है, सीधे टनलों के अंदर से जा रही है और तेजी से काम चल रहा है। जल्दी से यात्रा शुरू हो जाएगी। निर्माणाधीन रोपवे परियोजनाएं, ये सब इस बात का उदाहरण है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा प्रदेश विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड को देश का विकसित राज्य बनाने के लिए ये विकल्प रहित संकल्प लेकर हम चल रहे हैं और हमने कुछ पड़ाव इसके पार कर लिए हैं और अभी बहुत सारे पड़ावों पर हमें काम करना है, पार करने हैं। हमने जो भी आप सबके समक्ष आकर, जो भी आपके समक्ष हमने निवेदन रखा है या जो भी हमने वायदे किए हैं, हम उन्हें एक एक करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आपसे किए गए हर एक वायदे को अवश्य पूरा करेंगे, अवश्य उसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, आज चाहे प्रदेश के अंदर हमारा देश के अंदर हमारा प्रदेश पहला है जहां हम राज्य के अंदर हमारी माताओं बहनों को, गरीब परिवारों को 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर बिना किसी पैसे के देते हैं, यानी कि मुफ्त में हमने ये योजना चलाई है। और 1 लाख
81,000 परिवारों को हम ये गैस के सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश की संसद में पास हुआ है और आजाद भारत के इतिहास में ये पहला एक इतना बड़ा काम है जिसको कोई नहीं कर पाया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको पास करके साबित कर दिया कि हमारी प्राथमिकताओं में हमेशा से मातृशक्ति है। और हमने प्रदेश के अंदर 30% का सहतीज आरक्षण हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, हमने भी विधानसभा में इसका विधेयक बना दिया। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो देश के अंदर बड़े लंबे समय से जिसकी मांग थी, बहुत जल्द समान नागरिक संहिता पर भी हम कानून बनाने वाले हैं। हमको जैसे ही जो है ड्राफ्ट मिल जाएगा, हमारी कमेटी जो ड्राफ्ट बनाने वाली है वो विद्वान लोगों से राय मशुरा कर चुकी है, जल्दी हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जबरन प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकना हो, उस पर हमने देश का सबसे कठोर कानून बना दिया। देश के अंदर सबसे कठोर कानून है, 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति लागू करना हो, हमने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। नई खेल नीति हमारे खिलाड़ियों के अनुरूप हमने बनाकर यह भी लागू कर दी है। और सख्त नकल विरोधी कानून, जिसके बारे में मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, लंबे समय से ये नकल का जो काम है चल रहा था, 10 साल 15 साल से लगातार, और ऐसे मेहनत करने वाले हमारे भाई बहन वो हमेशा पीछे रह जाते थे और जो नकल करने वाले थे वो पास हो जाते थे, उत्तीर्ण हो जाते थे, नौकरियों में चले जाते थे, फिर जांचें शुरू होती, कहीं कुछ होता कहीं कुछ होता, लेकिन हक मारा जा रहा था उस गरीब माता पिता के बेटे का, बेटी का, जो अपने बेटे को, अपनी बेटियों को कोई छोटी सी सब्जी की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, कोई घर का घी बेचता है, दूध बेचता है, अपने जेवर गिरवी रखता था, तब जाके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजता था। भाइयों बहनों, उसके साथ लगातार धोखा हो रहा था, लगातार उनके साथ छल हो रहा था, डकैती पड़ रही थी, लूट हो रही थी, उनकी मेहनत लूटी जा रही थी, उनके साथ अन्याय हो रहा था। हमने तय किया कि अब हम किसी भी कीमत पर ये नकल का जो अपराध है इसको रोकने का काम करेंगे। और हमने भाइयों बहनों, हम नकल का अध्यादेश लेकर आए और इस अध्यादेश को लाने के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नकल का अध्यादेश जब से हम लेकर आए, बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, एक नौकरी उनको मिल रही है, दूसरी मिल रही है, फिर तीसरी भी मिल रही है, और उन्हीं को चौथी भी मिल जा रही है, और उनको 5वीं भी नौकरी मिल जा रही है। भाइयों बहनों, उनके माता पिता आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सरकार का धन्यवाद देने के लिए आए हैं, हम आपका धन्यवाद देने के लिए आए हैं। पहले भी हमारे बच्चे परीक्षाओं में भाग लेते थे, इसी चमोली जनपद के बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 परीक्षाओं में भाग लिए हैं और 2-3 में उनका नंबर आ गया, वो परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए हैं, उनकी नौकरी 3-3 जगह पर लग गई, 4-4 जगह पर लग गई है। भाइयों बहनों, संतोष होता है कि आप सबकी ताकत के कारण से शुरुआती दिनों में हमें बड़ी परेशानी हुई कि हम जब इस नकल के अपराध को रोकने का जब हम प्रयास कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े नकल माफिया आगे आ गए, बड़ी बड़ी पहुंच अपनी बताने लगे। हमने कहा हम किसी भी कीमत पर अपने बेटे बेटियों के, अपने भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हर कीमत पर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमने कार्रवाई करी भाई बहनों। आज 100 से भी ज्यादा लोग इस नकल के अपराध में जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं और 5.5 लाख हमारे प्रदेश के प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेकर आज वो जो है उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। हमारे नौजवान भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग मेहनत से पढ़ाई लिखाई करें, अपनी तैयारियां करें। अब उनको निष्पक्षता के साथ, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर उनको चयन का जो है पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि अब नकल में कोई भी जो है अब परीक्षाओं में नकल नहीं होगी, सब पारदर्शिता के आधार पर होगा। भाइयों बहनों, राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का मामला हो, वो भी हमने प्रवर समिति ने हमारा सारा कर दिया है। जल्दी हम विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं और विधानसभा का सत्र बुलाकर 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है उसको भी हम लागू करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर लैंड जिहाद और तमाम प्रकार से हमारी बेटियों को, बहनों को बहलाकर, फुसलाकर उनकी जिंदगी को साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, और देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप को भी खराब करने का काम हो रहा था।
हमने कहा इसके साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा और हमने सख्ती करी। आज प्रदेश के अंदर 3500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन जो हमारे सरकारी जंगलों में थी, ऐसे सरकारी जमीनें थी, उनको मुक्त करवाने का काम किया है। जहां पर जो है केवल ढांचे और प्रतीक खड़े कर दिए गए थे, नीचे कुछ भी नहीं निकला भाइयों बहनों, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, इसका मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। हम लोग प्रदेश के बाहर जाते हैं, आप में से कोई भी देश दुनिया के अंदर कहीं जाता होगा तो आप सब